नमस्कार, हाजिर हैं हम आपका टैक्स बचाने के लिए। जी हाँ, टैक्स से जुड़ा आपके मन में चाहे कोई छोटा सवाल हो, कोई बड़ा सवाल हो, लंबा सवाल हो या फिर चाहे जितना भी मुश्किल सवाल हो, सभी का जवाब आपको मिलेगा टैक्स गुरु में। मैं हूं प्रियंका संभव और मेरे साथ हैं टैक्स गुरु सुभाष लखोटिया जी, जिनके लिए मैं हमेशा यही कहती हूँ कि टैक्स से जुड़ा चाहे जैसा भी सवाल हो, जो भी सवाल हो, सभी का जवाब आपको हमारे टैक्स गुरु में जरूर मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं आज किन टॉपिक्स पर रहेगी हमारी नजर। पता करेंगे फाइनेंस बिल 2015 में क्या क्या नए बदलाव आए हैं या आपकी जिंदगी को कैसे बदलने वाला है। सुलझाएंगे पीएफ की रकम पर टैक्स को लेकर एक दर्शक की उलझन और जानेंगे कि पुरानी सैलरी का बकाया मिलने पर टैक्स की देनदारी कैसे बनती है। साथ ही है आपके भी वो ढेरों सवाल जिसका जवाब देंगे आज लखोटिया जी। लेकिन सबसे पहले सबसे जरूरी काम की बात, फाइनेंस बिल 2015 यानी कि बजट 2015 अब पास हो चुका है। तो लखोटिया जी, ये फाइनेंस बिल जब पास हो गया, हमारी जिंदगी कितनी बदलने वाली? क्या अच्छे बदलाव आएंगे और क्या बुरे बदलाव आएंगे? अच्छे या बुरे जो ज्यादातर आने थे, वो सब चीजें तो फाइनेंस बिल 2015 में ही आ गई। सबसे पहले तो ये है कि रिलीफ जो है वो करदाताओं को, पर्टिकुलरली फॉरेन कंपनीज को फायदा हुआ। उनको मैट जो देना पड़ता है, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, उसके भुगतान के अंदर उनको राहत मिली है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, चाहे इनकम हो या नहीं हो, चाहे कम हो, चाहे एग्जम्पशन से लिमिट से भी कम हो, अगर आपके पास है फॉरेन एसेट और आप रेसिडेंट इंडियन हैं तो आपको कंपल्सरीली इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ेगा। इसका मतलब हो गया फॉरेन एसेट्स आपके रिटर्न भरना कंपल्सरी। हाँ, केवल रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट व्यक्तियों को रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है, फॉरेन में एसेट्स हो तो भी। अगला मुद्दा बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो है हमारे वो व्यक्ति जो उद्योग में लगे हुए हैं, उन्हें सब्सिडी अलग अलग प्रकार की प्राप्त होती है। अब तक सब्सिडी को कैपिटल रिसीट माना जाता था, अर्थात कैपिटल सब्सिडी जो मिलती थी उस पे इनकम टैक्स नहीं लगता था, फायदा ही फायदा उद्योगपति को। पर अब नए प्रावधान बजट में आ गए जिसकी वजह से सब्सिडी को इनकम की परिभाषा में जोड़ दिया गया है। इसका मतलब हो गया अगर आपको जो सब्सिडी प्राप्त होगी सरकार से, उसे इनकम माना जाएगा, उस पे टैक्स लगेगा। जब ये बात सोचते हैं और सुनते हैं तो हमारे दर्शक शायद घबरा गए होंगे कि हमें भी सब्सिडी मिलती है। आपको मिलती है कि नहीं सब्सिडी? जी हाँ, मैंने बिल्कुल उसे फोरगो कर दिया है। एलपीजी पे जो सब्सिडी मिलती है, आप जैसे लोग फोरगो करेंगे तो देश का उत्थान होगा और आपको खुशी भी होगी कि चलो मुझे तो चिंता नहीं है भैया, सब्सिडी मिल रही है। पर लाखों करोड़ों व्यक्तियों को सब्सिडी मिल रही है, टैक्स पेयर भी है। क्या वो सब्सिडी पर भी टैक्स लगेगा? मेरा मानना है स्ट्रिक्टली बाय द लॉ अगर हम जाएं और देखें जो प्रावधान बदले गए हैं तो लगेगा कि हाँ, सब्सिडी मिलने वाली जो है 2,500 रुपए साल की भी, उस पर भी टैक्स लगेगा। परंतु मेरा ये मानना है कि सरकार का ये कोई इच्छा नहीं है, इसलिए चिंता न करे। और लास्ट इंपॉर्टेंट फायदे की बात, पर्टिकुलरली जो उद्योगपति हैं उनके लिए, आपने बजट में पढ़ा होगा कि एडिशनल डेप्रिसिएशन और एडिशनल इन्वेस्टमेंट अलाउंस देने की बात की गई थी। कहां पर? सारे भारत में नहीं, केवल आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के जो एरियाज हैं उसके अंदर, जो रिमोट एरिया है, जहां पर इंडस्ट्रियली बैकवर्ड एरिया है। अब ये बेनिफिट बिहार और वेस्ट बंगाल के लिए भी लागू हो गया है। चलिए, तो बहुत सारे बदलाव हैं जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। उनसे जुड़े कुछ सवाल हैं तो हमें जरूर भेजिएगा। अब लेते हैं वो सवाल जो हमें भेजे हमारे दर्शकों ने, और ये पूछने के लिए मुंबई से रवि रंजन है अपने सवाल के साथ, जो ईपीएफ विड्रॉल करना चाहते हैं। इनसे ही जुड़ा इनका सवाल। रवि रंजन जी नमस्ते, पूछिए अपना सवाल टैक्स गुरु से। हेलो, नमस्ते। नमस्ते जी रवि रंजन जी। हाँ जी, मेरा ये सवाल कि मैं 60.5 साल एक कंपनी में काम किया हूँ और वहाँ पे मेरा पीएफ डिडक्ट हुआ। उसके बाद मैं वो कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी को ज्वाइन किया और दूसरी कंपनी मतलब छोटी कंपनी है तो उसमें आपका टैक्स अभी पीपीएफ या पीएफ करके कुछ कटता नहीं है।
तो मैं बोल रहा हूँ मेरा टोटल एक्सपीरियंस जैसे 5 साल से ऊपर हो गया है, 5 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस ले चुका हूँ और काम कर चुका हूँ। तो अब मैं अगर पीएफ विड्रॉ करूंगा तो वो क्या मतलब उस पर टीडीएस कटेगा कि नहीं कटेगा? टीडीएस तो अलग है। पीएफ की राशि विड्रॉ करेंगे तो आपको उस पर टैक्स भरना पड़ेगा, क्योंकि आपने एक साथ कंटिन्यूअस 5 साल की सर्विस नहीं की। एक कंपनी ज्वाइन की, फिर 4-1 साल किया, काम छोड़ दिया, फिर दूसरी कंपनी ज्वाइन की, वहां पर 8 महीने 9 महीने काम किया, फिर छोड़ दिया, और इस बीच में पुराने वाली कंपनी से नई कंपनी के अंदर पीपीएफ अकाउंट को ट्रांसफर नहीं किया। आपका कहना है कि नई वाली कंपनी में पीएफ लागू होता ही नहीं है। जो भी हो, आपने 5 साल से कम काम किया, 4 साल कुछ समथिंग काम किया, अमाउंट राशि जो मिलेगी उस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। और अब अमित गुप्ता हैं, दिल्ली से ही जुड़ रहे हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। अमित जी नमस्ते, बताइए क्या परेशानी है आपको, क्या जानना चाहते हैं आप टैक्स गुरु से? नमस्कार लखोटिया जी। सबसे पहले तो मैं सीएनबीसी आवाज का शुक्रगुजार हूँ। मैं टैक्स गुरु और पहरेदार किसी कीमत पे नहीं छोड़ता। हर एपिसोड हमेशा देखता हूँ। ये सोसाइटी के लिए एक योगदान है। अच्छा, मेरे बहुत शुक्रिया अमित जी हमारा शो देखने के लिए, और आपके ये शब्द हमारे मनोबल को और बढ़ाते हैं। धन्यवाद। अब पूछिए अपना सवाल। लखोटिया जी, मैं एक सैलरीड पर्सन हूँ। मेरी 50,000 महीने की सैलरी आती है, जिसपे कंपनी टैक्स काट लेती है बेस्ड ऑन मेरी एग्जेम्पशन। इसके अलावा मैं एक फ्रीलांसिंग काम करता हूँ, जिससे मेरे को अतिरिक्त 50,000 की इनकम है। अब मैं जो कि नौकरी करता हूँ तो मेरी बीवी उसमें मेरी हेल्प करती है उस फ्रीलांसिंग के काम में। इसके एवज पे मैं उसको 26,000 रुपए कैश निकाल करके दे देता हूँ। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि फ्रीलांसिंग इनकम में से क्या मैं ये खर्चा और बिजली का, इंटरनेट का जो खर्चा लगता है वो लेस करके बाकी इनकम टैक्स में दिखा सकता हूँ, और कौन सा फॉर्म फाइल करना होगा मुझे इस चीज के लिए? 2 हाथ का पूरा लाभ ले रहे हैं। एक हाथ से आप कमा रहे हैं सैलरी इनकम, और दूसरे हाथ से जो इनकम हो रही है उसे कहते हैं हम इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। और नियम यह है इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन का कि जो खर्चे आपकी कमाई के लिए लग रहे हैं वे खर्चे आपको अलाउ होंगे। अब आपने सबसे पहले सवाल किया कि पत्नी को सैलरी देते हैं, 26,000 रुपए महीना कैश बैंक से निकाल के पत्नी को दे देते हैं। पहले समझ लीजिए, अगर पत्नी को सैलरी आदि देते हैं वो अलाउ जब होगा जब पत्नी टेक्निकली और प्रोफेशनली क्वालिफाइड हो। अगर है तो अलाउ होगा, नहीं है तो आपको जिस दिन शादी की ना उस दिन सोचना चाहिए था कि आगे क्या होने वाला भविष्य में भैया। पर अब एक ही बात ध्यान रखो, पहले डिटरमिन कर लो कागज पेपर्स डिटेल्स देख के कि जो पत्नी काम कर रही है वो आपकी पत्नी टेक्निकली प्रोफेशनली क्वालिफाइड है या नहीं। अगर है तो अलाउ होगा। पर एक मिनट, आपने कहा 26,000 रुपए का भुगतान करते हैं बियरर चेक से या रुपए निकाल के कैश देते हैं पत्नी को। इसके लिए ये जरूरी है समझना, जो व्यक्ति बिजनेस प्रोफेशन करता है कैश पेमेंट एक्सीडिंग 20,000 रुपीज ऑन 1 सिंगल डे भुगतान नहीं कर सकता। अगर भुगतान करता है वो खर्चा व्यापारिक खर्चा नहीं माने जाएगा। इसलिए या तो अकाउंट पे ही चेक से देवें पेमेंट या 2 अलग अलग इंस्टॉलमेंट में देवें। अब आइए, आपके बाकी और खर्चे हैं, इंटरनेट के हैं, बिजली के हैं, ये सब खर्चे अगर प्रोफेशन के लिए है तो डेफिनेटली आपको इसके ऊपर छूट मिलेगी। देते एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करेंगे फर्म की टैक्स लायबिलिटी पर। पूछेंगे लखोटा जी से कि अगर एक फर्म में कुछ पार्टनर छोड़कर चले जाते हैं और कुछ नए पार्टनर फर्म ज्वाइन करते हैं तो टैक्स की देनदारी कैसे और किस पर बनती है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु, जहां हमारी कोशिश होती है कि हम आपके लिए टैक्स को आसान बना सके। और अब एक सवाल मैं ऐसा पूछने वाली लखोटिया जी से जिसका लेना देना कारोबारियों से ज्यादा है और वो हमसे बार बार ये बात पूछ रहे हैं। लखोटिया जी, अगर एक फर्म में कई पार्टनर हैं और कुछ पार्टनर छोड़कर चले जाते हैं, कुछ नए पार्टनर उसमें ज्वाइन कर रहे हैं, तो टैक्स की लायबिलिटी कैसे होगी इस फर्म पर? बिल्कुल नहीं। यही आंसर है क्या? जी हाँ, यही आंसर है। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म साझेदारी संस्थान में कुछ पार्टनर, समझ लीजिए 6 पार्टनर थे, 2 छोड़ के जाना चाहते हैं
और अपना कैपिटल का हिसाब बनाया। जो कैपिटल हिसाब में जितने रुपए उनके नाम में लिखे हुए हैं उतने रुपए लेके निकल जाते हैं। तो किसी प्रकार का टैक्स न फर्म को न पार्टनरशिप को लगेगा। और इसी तरह कोई नए पार्टनर आ जाते हैं, मान लो 2 नए पार्टनर आ गए, अब तक 4 पार्टनर थे और चारों पार्टनर का 25% हिस्सेदारी थी और एक नया पार्टनर आ गया, उससे हिस्सेदारी उनकी 25 की जगह 20% हो गई। ऐसी अवस्था में भी किसी पार्टनर को और फर्म को किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। और आपको ये भी बतलाने, साझेदारी संस्थान से अर्थात पार्टनरशिप फर्म से आपको शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता है, उस पे भी आपको टैक्स बिल्कुल नहीं लगता, केवल फर्म को ही टैक्स देना पड़ता है। परंतु अगर सैलरी और ब्याज मिले फर्म से, उस पे टैक्स आपको देना है जरूरी। एक और बात ध्यान रखने की बात है, पार्टनरशिप फर्म कोई करंट से डिसोल्यूशन हो गया, उसका तोड़ दी गई, बंद कर देना चाहते हैं और उसमें कोई प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यूएशन करा के आपस में बांटना चाहते हैं या किसी एक व्यक्ति को दे देना चाहते हैं प्रॉपर्टी, ऐसी अवस्था में आयकर की धारा 45 के तहत पार्टनरशिप फर्म पर कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। और अब रुक करते हैं सवालों का। राजेश पाल सिंह जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, लखोटिया जी से बात करना चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं। सिंह साहब नमस्ते, पूछिए अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्ते मैडम। नमस्कार लखोटिया जी। नमस्ते जी। लखोटिया जी, मेरा सवाल ये है कि मैं एक कॉन्ट्रैक्टर के साथ में कुछ काम कर रहा हूँ। हाँ। जिसमें मुझे एक्चुअली कैश में पेमेंट मिलता है सारा। ठीक है, मिल जाए, कोई बात नहीं। उसमें मेरे साथ में 4-5 लेबर होते हैं। वो सारा पेमेंट मुझे मिलता है कैश में और मैं आगे लेबर को कैश पे करता हूँ। ठीक है। तो उसमें मेरा ये लास्ट फाइनेंशियल ईयर में अप्रोक्सीमेटली 7 लाख का कैश मिला है, जिसमें से 5 लाख आगे पेमेंट कर दिया। ठीक है। तो मेरा जो प्रॉफिट है, जो 2 लाख एनुअली प्रॉफिट है, उसको मैं किस सेक्शन में कैसे रिटर्न कैसे मुझे भरना है? आपके लिए बेहतर होगा आयकर की धारा 44AD का लाभ लें। इसका मतलब है जो व्यक्ति बिजनेस में लगे हुए हैं, अगर उनका साल भर का टर्नओवर 1 करोड़ से कम है, ऐसे व्यक्ति अपनी टर्नओवर का केवल 8%, जी हाँ केवल 8% को इनकम दिखला देंगे, उस पर जो टैक्स बनता है वो बना के पेमेंट भुगतान कर देंगे। तो किसी प्रकार की समस्या नहीं है। बही खाते रखे नहीं रखे, कैश पेमेंट किया, चेक पेमेंट किया, कुछ बिल है, कुछ वाउचर है, कुछ नहीं है, तो भी तकलीफ नहीं है। चलिए, तो राजेश पाल सिंह जी को सेक्शन 44AG का फायदा मिलेगा और उम्मीद करते हैं आपकी परेशानी दूर हो गई होगी। डॉक्टर VS कुशवाहा का अगला सवाल। कुशवाहा जी को फाइनेंशियल ईयर 2006-07 की सैलरी का बकाया फाइनेंशियल ईयर 2014-15 में मिला है। उन्हें ये नहीं पता कि इसमें TDS कटा था या नहीं। अब समझना चाहते हैं कि क्या उन्हें ब्याज के साथ टैक्स चुकाना चाहिए। कुशवाहा जी 2007 में रिटायर हो चुके थे, लेकिन क्लैरिटी नहीं है कि TDS कटा है या नहीं। डॉक्टर साहब जरा एक ध्यान रखिए, पैसे मिले नहीं और उसके पहले 7 साल पहले मेरा टैक्स कट जाएगा, ऐसा मुमकिन नहीं है। मुझे तो लगता है अभी जो पैसे मिले हैं ना, अभी पुराने आपके डिपार्टमेंट में जहां आप थे, उन्होंने टैक्स काट के आपको भुगतान किया है। इसके लिए घर बैठे ही फटाफट फॉर्म नंबर 26AS देख लो, उसमें अगर टैक्स कटा है तो डिटेल आ जाएगी, और टैक्स अभी नहीं कटा है तो जब आप रिटर्न भरेंगे उस समय पुरानी सैलरी को दिखला दो इनकम टैक्स रिटर्न में, और सारी टोटल इनकम पे जो टैक्स बनता है उसका भुगतान कर दो, किसी प्रकार की समस्या नहीं। और अब इंदौर से राजीव रंजन जी हमारे साथ अपनी परेशानी दूर करने के लिए। राजीव जी नमस्ते, पूछिए अपना सवाल सीधा टैक्स गुरु से। जी सर, नमस्कार सर जी। नमस्ते जी राजीव जी, बोलो जी। सर मैंने 2013 में अपना फर्म चेंज किया था, कंपनी चेंज करी थी। ठीक है। तो सर मैंने उस टाइम पे फॉर्म नंबर 13 पे PF अकाउंट के फंड ट्रांसफर करने के लिए नए अकाउंट के लिए रिक्वेस्ट सेंड किया था। ठीक है। तो उसके बाद तो सर अभी तक तो फंड्स ट्रांसफर नहीं हुए, प्लस मैंने बहुत सारे अपने वाशी का था, महाराष्ट्र के PF अकाउंट था, तो वहाँ पे भी मैंने काफी ऑनलाइन रिक्वेस्ट वगैरह भेजे, बट अभी हर बार रिप्लाई आता है कि इट विल टेक अनदर 15 डेज, इट विल टेक अनदर 15 डेज। तो सर कुछ गाइड कीजिए, इसमें क्या करें सर? इसमें आपकी कोई गलती नहीं है तो आप चिंता न करें, पर हाँ जो आप चिट्ठी विट्ठी भेज रहे हैं उसको आगे से स्पीड पोस्ट से भेजिए, ताकि आपके पास सबूत रहे कि आपने पत्र दिया है। और जरूरत हो तो एक बार फोन कर लें, ये प्रैक्टिकल अप्रोच होगा,
और तकलीफ की इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। चलिए, तो इंतजार इनका लंबा खिंच गया, इसलिए राजीव जी परेशान है। लेकिन हाँ, आप अपनी बातचीत, कम्युनिकेशन जो कर रहे हैं वो जरूर जारी रखें। स्पीड पोस्ट के जरिए अपने लेटर्स पहुंचाते रहें पीएफ डिपार्टमेंट तक। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद सुलझाएंगे दर्शकों की निवेश से जुड़ी उलझन और बताएंगे कि निवेश करके कैसे बचा सकते हैं आप अपना टैक्स। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु, जहां हम टैक्स से जुड़े आपकी सभी परेशानी को दूर करते हैं। आज लखोटिया जी से हम समझने वाले हैं कि अगर कोई बिजनेस या प्रोफेशन को कोई बंद करता है तो जब आप बंद करते हैं तो किन बातों का ख्याल रखें। लखोटिया जी, कई बार परिस्थितियां ऐसी होती है कि आपको शायद अपना बिजनेस बंद करना पड़ा या आप कुछ और बिजनेस शुरू कर रहे हैं। जब आप बंद करते हैं, अपने एक बिजनेस को रैप अप करते हैं, तो किन बातों का आपको ख्याल रखना है? टैक्स लायबिलिटी किस तरह से होगी? पहले तो ध्यान रखिए, मेरा बिजनेस, मेरा प्रोफेशन और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में क्या उसका काम, मुझे किसी की परमिशन, अप्रूवल, गाइडेंस कुछ नहीं चाहिए। जब मेरी मर्जी होगी मेरा बिजनेस या प्रोफेशन बंद करना चाहूं तो बंद कर सकता हूं। ये पहले मेरे लिए अच्छी बात है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आयकर की धारा 176 के अंदर लिखा हुआ है कि अगर मुझे कोई बिजनेस प्रोफेशन बंद करना पड़े या करने की इच्छा है तो दो इंपॉर्टेंट बातों को ध्यान रखना चाहिए। पहला नंबर है, जिस दिन से बंद करना चाहता हूं उस साल के उस पीरियड तक की जो भी मेरी इनकम है, उस इनकम को जब मुझे इनकम टैक्स रिटर्न भरना है तो मैं बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम के रूप में दिखलाऊंगा। दूसरा नियम यह है कि मेरे लिए जरूरी है कि 15 दिन, बंद करने के 15 दिन के अंदर अंदर मैं इनकम टैक्स विभाग को इन्फॉर्म कर दूं कि मैंने ये बिजनेस बंद कर दिया है। इसके अलावा कोई लायबिलिटी नहीं, कोई चिंता नहीं। और अब लेते हैं राकेश गोयल जी का सवाल, जो हमारे साथ खुद हैं फोन लाइन पर। एनपीएस में निवेश को लेकर ये सवाल पूछना चाहते हैं। गोयल साहब नमस्ते, पूछिए अपना सवाल सीधा टैक्स गुरु से। लखोटिया साहब नमस्कार। नमस्ते जी गोयल जी। सर, आपकी बहुत बहुत जानकारी से हमें बहुत फायदा होता है। बस फायदा लेते जाइए और लोगों को भी बताते जाइए। जी जी, धन्यवाद सर। धन्यवाद। मेरी एक क्वेरी है कि जो अभी बजट में एनपीएस स्कीम के बारे में आई है, क्योंकि 50,000 रुपये का इन्वेस्ट करने पर आपको एक एक्स्ट्रा रिबेट मिलेगा। हाँ जी, तो क्या वो मेरे को मिलेगा या 1.5 लाख के अंतर्गत ही है सिर्फ ये सारा? एक मिनट, मिलेगा या नहीं मिलेगा? अगर पैसा नहीं लगाऊं तो नहीं मिलेगा, और अगर 1.5 लाख के अलावा 50,000 एक्स्ट्रा लगा दूं एनपीएस में तो अवश्य मिलेगा। जी हाँ, आयकर की धारा 80C(1)(b) इतना बड़ा सेक्शन है, बस सेक्शन याद नहीं रखे तो चलेगा। अगर मैं निवेश एक्स्ट्रा करता हूं 1.5 लाख रुपए के अलावा इन एनपीएस, उसका बेनिफिट मिलेगा केवल इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स को। और अगला सवाल पायल दत्ता का है। ये अभी अभी बिल्कुल नई डॉक्टर बनी है और इनकी सालाना सैलरी 8,40,000 रुपए है। पायल जानना चाहती हैं कि उन्हें इस राशि पर इनकम टैक्स में छूट कैसे मिल सकती है। लखोटिया जी, पहले तो इनको बहुत बहुत बधाई, नए नए डॉक्टर साहब बने हैं और 8-8.5 लाख रुपए साल की सैलरी हो गई है, बहुत बढ़िया। अब समय है कि आपके खर्चे भी अभी तो कम है ना भाई, तो बेटर है कुछ सेविंग करिए। सबसे पहले आप चिंता न करें टैक्स देने की। जो टैक्स बनता है आपका एम्प्लॉयर, अर्थात जिस हॉस्पिटल में आप कार्यरत हैं, वो अपने आप हर महीने आपके हाथ में सैलरी का चेक देने के पहले ही पैसे काट लेंगे जितना टैक्स बनता है। पर आपकी ड्यूटी ये है कि आप टैक्स कम से कम कटाएं, टैक्स बचाएं, कानूनी रूप से टैक्स बचाएं। उसके लिए नंबर 1 काम करना है आपको 1.5 लाख रुपए तक निवेश कर डालिए साल भर में इंश्योरेंस प्रीमियम देने में, चाहे पीएफ में या पीपीएफ में या ईएलएसएस या अन्य इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करके, ताकि आपकी इनकम में से 1.5 लाख रुपए घट जाए। इसके बाद अगर और बचत करने की इच्छा है तो आप भी एनपीएस में 50,000 रुपए तक साल का निवेश करें। ये 2 इंपॉर्टेंट निवेश है। इसके बाद भी तीव्र इच्छा हो गई बचाओ टैक्स, बिल्कुल नहीं टैक्स देना है, करीब करीब नहीं के बराबर देना है, तो ऐसे में मकान खरीदने की कर लो तैयारी और बैंक को दे दो ब्याज। 2 लाख रुपए तक अगर मकान के लिए ब्याज आप देते हैं वो भी छूट दिलाएगा आपको आपकी इनकम से।
और एक ऐसा ही सवाल है, आपने होम लोन की बात की, दीप सिन्हा जी ने हमें ईमेल भेजा है। इनकी जो सालाना इनकम है वो 22 लाख रुपए है, अधिकतम टैक्स बचत करना चाहते हैं और इन्होंने होम लोन जो है वो लिया हुआ है और लोन की रकम 12 लाख है। निवेश के बारे में आपसे सलाह चाहते हैं और बोल रहे हैं कैसे बचत करें, टैक्स कैसे बचाएं। थोड़ी सी देरी कर दी ना इन्होंने, पहले पूछ लेते तो हम बोलते जब 22 लाख है सैलरी तो लोन थोड़ा ज्यादा ले भैया। अब 12 लाख के लोन पे ब्याज कितना देना पड़ेगा? आपको नियम ध्यान रखना चाहिए कि हो सके तो ऐसा लोन लो जहां पर साल का ब्याज कम से कम प्रॉपर्टी के लिए, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए 2 लाख रुपए तक हो। तो क्योंकि अब तो छूट वहां तक है, पर आप ये ध्यान रख लो 80C का पूरा लाभ ले लो और पेंशन प्लान का 50,000 रुपए का एक्स्ट्रा लाभ ले लो और साथ ही साथ मेडिकल इंश्योरेंस नहीं कराया हो तो वो भी कर लो। चलिए, इसी के साथ लखोटिया जी बहुत धन्यवाद टैक्स से जुड़े इतने सारे सवालों के जवाब देने के लिए। लेकिन हमसे फिर भी कोई सवाल मिस हो रहा है तो वो इसलिए मिस हो रहा है कि आप हमें नहीं भेज रहे अपने सवाल। भेजिए अपने सवाल SMS के जरिए, टीजे लिखकर स्पेस दीजिए, अपना सवाल और नाम लिखकर 51818 पर भेज दीजिए। आप हमें ईमेल कर सकते हैं tax@moneycontrol.com पर। साथ ही में ये पता जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है इस पर भी भेज सकते हैं अपने सवाल। याद रखिए सवाल के साथ अपना नाम और फोन नंबर भी हमें जरूर भेजें। तो टैक्स गुरु में मुझे और टैक्स गुरु को आज यही इजाजत दीजिए। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर रहेंगे आपका टैक्स बचाने के लिए। नमस्कार।